हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्शियंस। हमने लास्ट क्लास में कंसेप्ट्स डिस्कस किए थे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अंडर दिए हुए हैं। अब हम वो कंसेप्ट डिस्कस करेंगे आज जो अदर हैं। और भी कंसेप्ट्स हैं काफ़ी सारे, उनमें से आज हम कंसेप्ट करते हैं आज बिजनेस, एंटिटी, कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या कहता है कि जो बिजनेस है और जो ओनर है वो क्या है, सेपरेट एंटिटी है। सेपरेट एंटिटी मीन्स क्या है कि जो बिजनेस के अकाउंट्स होंगे और जो ओनर के अकाउंट्स होंगे वो क्या होंगे, डिफर होंगे। वो एक जैसे हम बिजनेस कर रहे हैं उसके अकाउंट जो प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हीं में हम बिजनेस ओनर है जो प्रोप्राइटर है उसकी जो डेली पर्सनल बाइंग या सेलिंग है, बाइंग है या फिर कोई भी प्रोडक्ट वो ले रहा है, वो सब हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस की जो बुक्स हैं उनमें उनमें उसकी कोई एंट्री नहीं होगी बिजनेस के बुक्स में। अगर प्रोडक्ट जो हम बिजनेस में बना रहे हैं या फिर कोई मनी है, वो कुछ भी है, वो जो बिजनेस ने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है प्रोप्राइटर ने, वो हम कैसे शो करेंगे, एज ड्राइंग शो करते हैं हम अपने अकाउंट्स में। लेकिन सारी की सारी उस ट्रांजैक्शंस को, ओनर की ट्रांजैक्शंस को हम बुक्स में एंट्री नहीं करते, जो उसने अपने पर्सनल यूज से बिजनेस से बाहर भी कर रखी हैं, जैसे कि वो सब। तो ये जो कंसेप्ट है यही कहता है कि जो बिजनेस है और जो ओनर है वो क्या है, सेपरेट एंटिटी है। उनके लिए जो अकाउंट्स हैं वो भी डिफरेंट होंगे। ठीक है। इसके बाद आता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है कि ओनली दोज थिंग्स विल बी रिकॉर्डेड। वही ओनली जो हम ट्रांजेक्शन्स हैं, वो हमने लेन देन किया है जो भी, वो वही रिकॉर्ड करेंगे जो हम मनी में मेजर कर सकें। ओनली मनी में मेजर कर सके। लाइक हमने ये खरीद लिया कि हमने टेबल खरीद ली, चेयर खरीद ली, जैसे 20 टेबल खरीद ली हमने, 25 चेयर खरीद ली, तो हम जैसे उनकी क्वांटिटी में उनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्वांटिटी में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, हम उनको मनी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। लाइक अगर हमें ये पता हो कि ये पर पीस कितना है, मान लो 40 पर पीस है, तो 800 जो रुपीज है, हम इसको हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे कि हमने जो टेबल्स हैं वो 800 रुपीज की परचेज की है। लाइक सेम लाइक चेयर 25 चेयर खरीदी है हमने, तो पर पीस कितना है। तो इस तरह से हम ओनली अमाउंट है उसी को अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। ये मेजरमेंट मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है, ये यही कहता है कि मनी में हम जिन को मेजर कर सके, लाइक मैनेजर्स हैं उनके बीच में और जो एम्प्लॉयज उनके बीच में झगड़ा हो रखा है, स्ट्राइक चल रही है, वो सब हम अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको मनी में मेजर नहीं कर सकते कि इससे हमारा कितना लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, वो हम मेजर नहीं कर सकते, एक्यूरेट भी मेजर नहीं कर सकते हैं हम। तो इस वजह से उनको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो ये कंसेप्ट बस यही कहता है कि ओनली मनी मेजरमेंट थिंग्स को हम अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, कोई कंसेप्ट क्या कहता है कि हमारा जो बिजनेस है वो इन डेफिनेट पीरियड के लिए होगा। ऐसा मान के हम चलते हैं कि लॉन्ग रन होगा हमारा बिजनेस, फ्यूचर में रन करेगा, ऐसा ही। तो अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है कि हम, ये तो है नहीं कि हम जितने साल तक हमारा बिजनेस चल रहा है वाइंड अप के टाइम पे ही हम उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो कैलकुलेट करेंगे। ऐसा तो हम नहीं कर सकते ना ही। हम इससे हमें कोई ये पता चलेगा कि हमारी कितनी अर्निंग हुई है मंथली, ईयरली। तो इसके लिए क्या होता है कि अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट है
कि यूजर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए वो उनको जरूरत होती है कि हम वो टाइमली डिसीजन ले पाए कि कंपनी जो हमारी है वो क्रेडिबिलिटी उसकी कैसी है, वो हमारे जो क्रेडिट उन्होंने उसने ले रखे हैं वो क्रेडिट हमसे वो पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो उसका डिसीजन लेने के लिए उनको टाइमली हमें जो इन्फॉर्मेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वो प्रोवाइड करनी होती है कि हमारे नेट प्रॉफिट्स कितने हैं, हमारी कैपिटल, ये सब लायबिलिटीज है वो क्या है। तो उसके लिए एक जो टाइम पीरियड है जो इनकम टैक्स लॉ के अंडर स्पेसिफाई किया गया वो क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक क्या होगा, हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा। फाइनेंशियल ईयर 1 ईयर का होगा और हर साल इसी टाइम पीरियड पे हम अपने जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं वो इंफॉर्मेशन है उनसे रिलेटेड वो डिस्क्लोज करते हैं अपने यूजर्स के लिए। क्लियर। और जैसे जो कंपनीज है जो शेयर मार्केट में है, जो लिस्टेड है शेयर मार्केट में, उनके लिए क्वार्टरली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो सबमिट करवाना जरूरी होता है। ठीक है। हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट या फिर कॉस्ट कंसेप्ट, ये कंसेप्ट क्या कहता है कि जो भी हमने एसेट परचेज की है हमारे बिजनेस यूज के लिए, उनको हम कौन सी वैल्यू पे शो करेंगे, उसकी एक्विजिशन वैल्यू, जिस वैल्यू पे हमने उनको एक्वायर किया है वो वैल्यू, मतलब कि ओरिजिनल वैल्यू पे हम उनको अपनी बुक्स में शो करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट वैल्यू है वो फ्लक्चुएट करती रहती है, उसके बेसिस पे हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, वो डिफिकल्ट होगा बहुत सारा, क्योंकि मार्केट की फ्लक्चुएशंस के अकॉर्डिंग है वो हमारी वैल्यू पर डे चेंज होती रहती है। तो हम उसके अकॉर्डिंग अपनी एसेट्स को नहीं शो कर सकते, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ईयरली प्रिपेयर होती हैं और उनमें हम अपनी एसेट्स को मार्केट वैल्यू पे हम शो करना डिफिकल्ट होगा हमारे लिए। ठीक है। क्यों? मार्केट फ्लक्चुएशंस की वजह से, फर्स्ट रीजन। सेकेंड इज हम जो एक्यूरेट वैल्यू होगी हम उससे उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं इफ नीड, हमें अगर नीड हुई इन फ्यूचर कि हमने किस वैल्यू पे परचेज की हो, तो उससे रिलेटेड हमारे पास डॉक्यूमेंट होंगे कि हमने इस वैल्यू पे हमने अपना एसेट है वो परचेज किया था। क्लियर। नेक्स्ट इज जो मार्केट वैल्यू पे इसलिए भी शो नहीं करते क्योंकि डिफरेंट पर्सन्स हैं, डिफरेंट ओपिनियन होंगे उनके कि इस प्रोडक्ट का ये प्राइस हो सकता है, इस प्रोडक्ट का ये प्राइस हो सकता है। डिफरेंट पर्सन है, इतना होना चाहिए, वो डिफर करता है पर पर्सन कि एक पर्टिकुलर एसेट का क्या प्राइस हो सकता है। लाइक लैंड है, एक पर्सन कहता है इस 26,000 पर स्क्वायर फीट है, दूसरा पर्सन कहेगा कि ये इस एरिया का प्राइस है वो 30,000 पर स्क्वायर फीट चल रहा है। तो वो क्योंकि उस वैल्यू पे वो परचेज करना चाह रहा है, इसलिए पर पर्सन उसकी जो ओपिनियन है वो डिफर करता है। क्लियर। लेकिन हिस्टोरिकल कंसेप्ट के अंदर ये नहीं है कि हम उसको जितने भी हमारी लाइफ टाइम है हमारे बिजनेस की उसमें हम फुल वैल्यू पे ही शो करते रहेंगे। नो, फुल वैल्यू पे हम शो नहीं करेंगे, हम पर ईयर जो डेप्रिसिएशन है उसका वो चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन लेस करके ही हम अपनी एसेट्स को बैलेंस शीट में शो करेंगे। ठीक। हम ये मानते हैं कि हमारा बिजनेस है वो इन फ्यूचर भी रन करेगा अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, तो इसकी नीड ही नहीं है कि हम अपनी एसेट्स को मार्केट वैल्यू पे शो करें, क्योंकि हमने एक बार परचेज कर ली तो हम मानते हैं कि हमारा बिजनेस रन करेगा, तो हमें डेली डेली उस एसेट की वैल्यू, क्योंकि हमें सेल तो करना नहीं है, तो डेली डेली उस एसेट की वैल्यू हमें क्यों सर्च आउट करनी है, निकालनी है। ठीक है। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं इस मेथड के। ड्रॉबैक्स क्या है? लाइक इन्फ्लेशन के टाइम पे हम जैसे कि जो हमारे नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट निकालते हैं या लॉस, तो उस पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो एसेट की
ओल्ड वैल्यू पे, ओरिजिनल वैल्यू पे हम निकालते हैं, और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी हम उसी वैल्यू पे चार्ज करते हैं अगेंस्ट प्रॉफिट्स। तो ये ड्रॉबैक्स है, क्योंकि हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। अगर इन्फ्लेशन, अगर हमारी इन फ्यूचर वैल्यू अगर मार्केट वैल्यू पे कर रहे होते, इन फ्यूचर उसकी वैल्यू कम होती, तो हम डेप्रिसिएशन वो ओरिजिनल मार्केट वैल्यू पे चार्ज करते, तो वो हमारा कम आता। सेकेंड ड्रॉबैक क्या होगा इस मेथड का, कि जो भी हमारे एसेट हैं जिनके लिए हमने कोई भी वैल्यू पे नहीं की है, वो उनको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे अपनी बुक्स में। लाइक हमारे जो ब्रांड है उसकी इमेज, हमारी जो कंपनी की गुडविल है, हमने जो टेक्निक यूज किए, टेक्निकल स्किल है जो हमारे एम्प्लॉयज के, वो कहीं पे भी हम रिकॉर्ड नहीं होंगे। ये इसके एक ड्रॉबैक है। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।